हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ पार्ट 2। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। बुक है हमारा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, क्लास 12 हिस्ट्री NCERT। तो उसका ये सेकेंड पार्ट है और सेकेंड टॉपिक का सेकेंड सब टॉपिक से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा द हो एंड द प्लग। उससे हम लोग सेकेंड सब टॉपिक द संथाल्स पायनियर सेटलर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। मतलब आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा क्योंकि आप लोग को नोट्स NCERT सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे चैनल पे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं द संथाल्स पायनियर सेटलर्स इस टॉपिक को। द संथाल्स पायनियर सेटलर्स यानी कि संथाल अगुआ बासिंदे। एट द एंड ऑफ 1810 बकनैन क्रॉस्ड गंजूरिया पहाड़ which was part of Rajmahal ranges, passed through the rocky country beyond and reached a village. सन 1810 के अंत में बुकनान ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। It was an old village, but the land around had been recently cleared to extend cultivation. वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। लुकिंग एट द लैंडस्केप, बुकनैन फाउंड एविडेंस ऑफ द रीजन हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। ही रोट, Gunjuria is just sufficiently cultivated to show what a glorious country this might be made. I think its beauty and riches might be made equal to almost any in the universe. वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। उसने लिखा कि गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। The soil here was rocky but uncommonly fine, and now here had Bucknan seen finer tobacco and mustard. On inquiry, he discovered that the frontiers of cultivation here had been extended by the Santhals. They had moved into this area around 1800, displaced the hill folk who lived on these lower slopes, cleared the forest and settled the land. यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बुकैनन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। हाउ डिड द संथाल्स रीच द राजमहल हिल्स? संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे? द संथाल्स हैड बिगेन टू कम इनटू बंगाल अराउंड द 1780s. संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार्स हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन्वाइटेड देम टू सेटल इन द जंगल महल्स। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। Having failed to subdue the Paharias and transform them into settled agriculturists, the British turned to the Santhals. जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। The Paharias refused to cut forest, resisted touching the plough, and continued to be turbulent. The Santhals, by contrast, appeared to be ideal settlers, clearing forest and ploughing the land with vigor. हाँ, तो पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। The Santhals were given land and persuaded to settle in the foothills of राजमहल. संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। By 1832, a large area of land was demarcated as दामिनी कोह
1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। दिस वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ द संथाल्स। दे वेयर टू लिव विद इन इट, प्रैक्टिस प्रो एग्रीकल्चर एंड बिकेम सेटल्ड पीजेंट्स। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। द लैंड ग्रांट टू द संथाल्स स्टिपुलेटेड दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया वाज टू बी क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड विद इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। द territory was surveyed and mapped. Enclosed with boundary pillars, it was separated from both the world of the settled agriculturists of the plains and paharias of the hills. इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया। After the demarcation of Damini Koh, Santhal settlements expanded rapidly. दामिनी कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ीं। From 40 Santhal villages in the area in 1838, as many as 1,473 villages had come up by 1851. Over the same period, the Santhal population increased from a mere 3,000 to over 82,000. As cultivation expanded, an increased volume of revenue flowed into the company's coffers. संथालों की गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 हो गई, 51 तक पहुंच गई। संथालों की गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। Santhal myths and songs of the 19th century refer very frequently to a long history of travel. They represent the Santhal past as one of the continuous mobility, a tireless search for a place to settle. 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। Here in the Damini Koh, their journey seemed to have come to an end. अब यहाँ दामिनी कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। When the Santhals settled on the peripheries of the Raj Mahal hills, the Paharias resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंततः वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to the dry interior and to the more barren and rocky upper hills. This severely affected their lives, impoverishing them in the long term. Shifting agriculture depended upon the ability to move to newer and newer land and utilization of the natural fertility of the soil. उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। When the most fertile soils become inaccessible to them, being part of the Damin, the Paharias could not effectively sustain their mode of cultivation. When the forests of the region were cleared for cultivation, the hunters amongst them also faced problems. The Santhals, by contrast, gave up their earlier life of mobility and settled down, cultivating a range of commercial crops for the market and dealing with traders and money lenders. अब सर्वाधिक उर्वर ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो गईं क्योंकि वे अब दामीन का हिस्सा बन चुकी थीं। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी कि झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए
तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। यहाँ पे एक स्केच देख सकते हैं, ये सिद्धू मांझी का स्केच है, द लीडर ऑफ द संथाल रेबेलियन। तो जो सिद्धू मांझी का है, संथाल विद्रोह का नेता था ये। और नीचे और नेक्स्ट पेज पे भी बहुत सारे फिगर्स दिए गए, उनको आप लोग अच्छे से देखिएगा, उससे फिगर्स से समझने में आसानी होती, पता चलता है कि उस समय की कंडीशन क्या क्या थी। पढ़ते हैं अब हम लोग। The Santhals, however, soon found that the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands. किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। The state was levying heavy taxes on the land that the Santhals had cleared. Money lenders were charging them high rates of interest and taking over the land when debts remained unpaid, and zamindars were asserting control over the Damin area. संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार यानी राज्य भारी कर लगा रही थी। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। By the 1850s, the Santhals felt that the time had come to rebel against zamindars, moneylenders, and the colonial state in order to create an ideal world for themselves where they would rule. 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। इट वॉज आफ्टर द संथाल रिवोल्ट, जो कि 1855 से 56 में हुआ, दैट द संथाल परगान वॉज क्रिएटेड। Carving out 5,500 square miles from the districts of Bhagalpur and Birbhum. The colonial state hoped that by creating a new territory for the Santhals and imposing some special laws within it, the Santhals could be conciliated. 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगाने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5,500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगाना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ फिगर्स दिए गए हैं, ये आप लोग खुद से देखिएगा, समझिएगा। फिगर है, उसके बारे में नीचे दिया होता है, उसको आप लोग को पढ़ लेना, आप लोग को समझ आ जाएगा कि फिगर कहना क्या चाहता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट सब टॉपिक है ये, द अकाउंट्स ऑफ बुकानन। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि बुकानन का विवरण क्या क्या है। We have been drawing on Buchanan's account, but while reading his reports, we should not forget that he was an employee of the British East India Company. हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। His journeys were not simply inspired by the love of landscape and the desire to discover the unknown. उसकी यात्राएं केवल भूदृश्य के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थीं। He marched everywhere with a large army of people, draughtsmen, surveyors, palanquin bearers, coolies. The cost of the travels were borne by the East India Company since it needed the information that Buchanan was expected to collect. वह नक्शा नवीशों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कूलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठा करता था। Buchanan has specific instructions about what he had to look for and what he had to record. When he arrived at a village with his army of people, he was immediately perceived as an agent of the सरकार। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। As the company consolidated its power and expanded its commerce, it looked for natural resources it could control and exploit. जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी।
It surveyed landscapes and revenue sources, organized voyages of discovery, and sent its geologists and geographers, its botanists and medical men to collect information. उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा. Buchanan, undoubtedly an extraordinary observer, was one such individual. निस्संदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था. Everywhere Buchanan went, he obsessively observed the stones and rocks and the different strata and layers of the soil. He searched for minerals and stones that were commercially valuable. He recorded all signs of iron ore and mica, granite and saltpeter. He carefully observed local practices of salt making and iron ore mining. बुकानन जहां भी गया वहां उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहां की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा. उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की. उसने लौह खनिज और अबरक, ग्रेनाइट तथा साल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया. उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया. When Buchanan wrote about a landscape, he most often described not just what he saw, what the landscape was like, but also how it could be transformed and made more productive, what crops could be cultivated, which trees cut down and which ones grown. जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं. And we must remember that his vision and his priorities were different from those of the local inhabitants. His assessment of what was necessary was shaped by the commercial concerns of the company and modern western notions of what constituted progress. और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थीं. क्या आवश्यक है, इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था. He was inevitably critical of the lifestyles of forest dwellers and felt that forests had to be turned into agricultural lands. वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा. अब है इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, जो कि है रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, द बॉम्बे डेक्कन, यानी कि देहात में विद्रोह और बम्बई दक्कन. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. You have read about how the lives of peasants and zamindars of colonial Bengal and the Paharias and Santals of the Rajmahal Hills were changing. आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियाँ और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था. Now let us move across to Western India and to a later period and explore what was happening in the countryside in the Bombay Deccan. आइए अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात कर दें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था, यानी कि ग्रामीण इलाके में क्या हो रहा था. One way of exploring such changes is by focusing on a peasant revolt. ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है कि वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना. In such climatic times, rebels express their anger and fury. They rise against what they perceive to be injustice and the causes of their suffering. ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकंपनाद दिखलाते हैं. वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं. इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेमिसेस ऑफ देयर रिसेंटमेंट एंड पील द लेयर्स ऑफ देयर एंगर, वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंस दैट इज अदरवाइज हिडन फ्रॉम अस. यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं तो हमें उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं और जो अन्यथा हमसे छिपी रहती हैं. Revolts also produce records that historians can look at. Alarmed by the actions of rebels and keen on restoring order, state authorities do not simply repress a rebellion. They try and understand it, inquire into its causes so that policies can be formulated and peace established. These inquiries produce evidence that historians can explore. विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं. विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते थे, बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं.
जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहास का शोध कर सके। Throughout the 19th century, peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. One such revolt occurred in 1875 in the Deccan. 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ। अकाउंट बुक्स आर बर्न्ड, लेखा बहियां जो जला दी गई थी, लेखा बही जो थी वो जला दी गई थी। द मूवमेंट बिगेन एट सुपा, ए लार्ज विलेज इन पूना, प्रेजेंट डे पुणे डिस्ट्रिक्ट। यह आंदोलन पूना यानी आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ। इट वॉज अ मार्केट सेंटर वेयर मेनी शॉपकीपर्स एंड मनी लेंडर्स लिव्ड। On 12 May 1875, riots from surrounding rural areas gathered and attacked the shopkeepers, demanding their bahi khatas, account books, and debt bonds. सुपा के एक विपणन केंद्र मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत यानी किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकार से उनकी बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। They burned the khatas, looted grain shops, and in some cases set fire to the houses of साहूकार्स। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों में भी आग लगा दी। From Pune, the revolt spread to अहमदनगर। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। Then over the next 2 months, it spread even further over an area of 6,500 square kilometer। फिर अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग फैल गई और 6,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। More than 30 villages were affected. Everywhere the pattern was the same. Sahukars were attacked, account books burnt, and debt bonds destroyed. Terrified of peasant attacks, and the Sahukars fled the villages, very often leaving their property and belongings behind. 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋण बंद नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़कर चले गए। As the revolt spread, British officials saw the specter of 1857. Police posts were established in villages to frighten rebellious peasants into submission. Troops were quickly called in. 951 people were arrested and many convicted, but it took several months to bring the countryside under control. जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य सामने आ गया। विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला ली गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। Why the burning of bonds and deeds? Why this revolt? What does it tell us about the Deccan countryside and about agrarian changes under colonial rule? Let us look at this longer history of changes over the 19th century. ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे? यह विद्रोह क्यों हुआ? इससे हमें दक्कन के गांवों के बारे में और वहां औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है? आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। A new revenue system, एक नई राजस्व प्रणाली। As British rule expanded from Bengal to other parts of India, new systems of revenue were imposed. जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गईं। The permanent settlement was rarely extended to any region beyond Bengal. इस्तमारारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। Why was this so? ऐसा क्यों किया गया? One reason was that after 1810, agricultural prices rose, increasing the value of harvest produce and enlarging the income of the Bengal जमींदार्स। इसका कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। Since the revenue demand was fixed under the permanent settlement, the colonial state could not claim any share of this enhanced income. Keen on expanding its financial resources, the colonial government had to think of the ways to maximize its land revenue. So, in territories annexed in the 19th century, temporary revenue settlements were made.
चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसीलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय से अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसीलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। There were other reasons too. अन्य भी कई कारण थे। When officials devise policies, their thinking is deeply shaped by economic theories they are familiar with. जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। By the 1820s, the economist David Ricardo was a celebrated figure in England. Colonial officials had learned Ricardian ideas during their college years. In Maharashtra, when British officials set about formulating the terms of the early settlement in 1820s, they operated with some of these ideas. 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालय के जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्यवाही करने लगे। According to Ricardian ideas, a landowner should have a claim only to the average rent that prevailed at a given time. रिकार्डो के विचार के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। When the land yielded more than this average rent, the landowner had a surplus that the state needed to tax. If tax was not levied, cultivators were likely to turn into rentiers and their surplus income was unlikely to be productively invested in the improvement of the land. जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्त होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। Many British officials in India thought that the history of Bengal confirmed Ricardo's theory. The Bengal seemed to have turned into rentiers, leasing out land and living on the rental incomes. It was therefore necessary the British officials now felt to have a different system. भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहीं जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदले प्रतीत हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। The revenue system was introduced in the Bombay Deccan came to be known as the Ryotwari system. जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। Unlike the Bengal system, the revenue was directly settled with the ryot. The average income from different types of soil was estimated. The revenue-paying capacity of the ryot was assessed, and a proportion of it was fixed as the share of the state. The lands were resurveyed every 30 years, and the revenue rates increased. Therefore, the revenue demand was no longer permanent. बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसीलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी। अब है रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेब्ट। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर को ख़त्म कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।